हेलो हाय नमस्कार दोस्तों मित्रों साथियों और सहेलियों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र। तो इसमें दो शब्द आया है, पाचन और तंत्र। तो देखिए, पहले जान लेते हैं पाचन का क्या मतलब होता है। तो जब भी हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन रहता है जटिल प्लस अघुलनशील और प्लस अपचित। तो इस भोजन को यानी कि भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से शरीर में जटिल जो है वो टूट जाएगा सरल, और जो अघुलनशील है वो हो जाएगा घुलनशील, और अपचित हो जाएगा पचित। तो देखिए लिखेंगे कैसे। जटिल, अघुलनशील तथा अपचित भोज्य पदार्थ को एंजाइम की सहायता से शरीर में सरल, घुलनशील तथा पचित रूप में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। अब तंत्र जान लीजिए। तंत्र यानी निकाय, ठीक। तंत्र तो देखिए तंत्र का क्या मतलब होता है। तंत्र उसे कहते हैं जिसमें बहुत से अंग मिले हों, और अगर उसमें से एक आध दो अंग निकाल लिया जाए तो वो सही से काम नहीं करेंगे। तो पाचन में भी बहुत से अंग रहते हैं, उन अंगों को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो पाचन तंत्र है उसमें मुख्य दो तरह के अंग पाए जाते हैं। एक तो होता है आहार नाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आता है मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, आमाशय फिर आंत आ जाता है, ठीक। और इसमें आ जाता है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्न्याशय और आंतरीय ग्रंथि आ जाता है, आंतरीय ग्रंथि। अब देखिए इन सबको अंग्रेजी में देखिए आंत में दो होती हैं, एक होता है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए जहाँ जहाँ भोजन जाता है, जिस जिस रास्ते में भोजन जाता है उसको कहते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल। अब देखिए सबसे पहले भोजन लेंगे, मान लीजिए मस्त से गुलाब जामुन ले लीजिए। अब उस गुलाब जामुन को मुख में लेंगे, यानी कि वो पहले मुख गुहा यानी आयर आड़े स्थान है, उसी को कहते हैं मुख गुहा। तो भोजन सबसे पहले मुख गुहा में लेंगे। मुख गुहा के बाद भोजन को, हेलो, तो चलिए देखिए, मुख गुहा के बाद भोजन जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। उसके बाद जो भोजन नहीं पचा रहेगा शरीर उसको बाहर निकाल देगा। जाओ जाओ ठहरो, ऐसा करो। अब देखिए भोजन को पचाने में कुछ कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, वो कुछ पदार्थ स्रावित करती हैं, उन्हीं को कहते हैं पाचक ग्रंथि। तो जहाँ जहाँ भोजन होकर जाएगा वो आहार नाल, जहाँ और भोजन को पचाने में जो सहायता प्रदान करेगा कुछ रस स्रावित करके, उसको कहेंगे पाचक ग्रंथि। तो ठीक, ये तो था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बनाते हैं
पाचन तंत्र पूरा। देखिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर उठाएं। तो देखिए चलिए ये बना रहे हैं सही है। चलिए ठीक, ये देखिए है पाचन तंत्र। अब इसमें सबका नामकरण कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम एकदम मस्त वीआईपी भोजन को मुख गुहा में लेंगे, अब भोजन मुख गुहा से जाएगा ग्रसनी में। यहाँ उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक है श्वास नली आगे की ओर और एक पीछे की ओर है ग्रास नली। तो भोजन जाएगा ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद वो गया आमाशय में, मुख गुहा में भोजन में लार मिला, आमाशय में आया उसमें HCl मिल गया, आमाशय के बाद वो छोटी आंत में जा रहा है और बीच में ही देखिए उसमें अग्न्याशय और ये इधर पित्ताशय से दोनों। देखिए पहले पित्ताशय से एक नलिका आएगी, वो अग्न्याशय में मिलेगी। अब दोनों नलिकाओं का रस आ जाएगा, छोटी आंत में मिल जाएगा, छोटी आंत में भोजन का एकदम पूरी तरह से पाचन हो जाएगा। अब जो बचा रहेगा वो जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत का एक ये है, इसको कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखिए अब यहाँ से भोजन बड़ी आंत में मलाशय में इकट्ठा रहेगा, फिर जैसे ही सुबह आप लोग टॉयलेट जाएंगे यहाँ से वो एनस द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये तो था पाचन तंत्र। अब हम इसमें से एक एक के बारे में एकदम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो पहला है मुख गुहा, इसको बना लीजिए। अब मुख गुहा में तो देखिए इसके बाद एक एक डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहला है मुख गुहा। चलिए देखिए एलिमेंट्री कनाल में पहला हेडिंग है मुख गुहा, यानी कि बकल कैविटी अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए इसमें 3-4 चीजें पाई जाएंगी। तो पहला है तालु, अंग्रेजी में पैलेट कहते हैं। दूसरा है दांत, अगला है जीभ यानी जिह्वा, और अगला है लार ग्रंथि। तो ये चारों चीजें यही पढ़नी है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैलेट। ठीक, तो चलिए यही अब इसी के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए जैसे ही आप आते हैं आ, ठीक है, ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है, इसी में आगे की ओर यानी कि आगे की ओर अग्र, जो ये अग्र भाग है वो हड्डियों से जुड़ा होता है, अस्थियों से जुड़ा होता है। इसको कहते हैं हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। अब इसी का पीछे वाला भाग यानी कि पश्च भाग, ये कोमल होता है, मुलायम होता है, वो संयोजी ऊतक और पेशियों से जुड़ा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ठीक, एक तो है हार्ड पैलेट और दूसरा है सॉफ्ट पैलेट। अब देखिए यही जो सॉफ्ट पैलेट है, इसी का पिछला वाला भाग ऐसे लटका होता है। वो जो भाग लटका भाग रहेगा और ये भाग किसका रहेगा, सॉफ्ट पैलेट का लटका हुआ भाग, इसको इसी को कहेंगे ओबुला। ठीक है, अब देखिए ये अगर ओठ को ऐसे आगे करें तो ये जबड़ों से जोड़ा हुआ है ओठ का एक भाग,
इसको कहते हैं लाबियल फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? लाबियल फ्रेनुलम। अब अगर उसी के दांत के अंदर जैसे रीढ़ को उठाइए तो ऊपर से एक तो भाग जोड़ा हुआ है, उसको कहते हैं लाबियल फ्रेनुलम। अरे क्या नाम है उसका? देखिए ऐसे जीभ को उठाएंगे तो वो रहता है लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल फ्रेनुलम। तो ये तालू के बारे में था। दूसरा है दांत, अंग्रेजी में कहते हैं टीथ। तो ठीक, दांत के बारे में जानते हैं। अगर इसका प्रकार देखें, क्या देखें? प्रकार। तो इसमें ये 3-4 प्रकार का होता है। पहला होमोडोंट, होमोडोंट समदंती। तो देखिए जिसके दांत एक ही प्रकार के हों, सभी दांत जितने दांत हों, चाहे ऊबड़ खाबड़ चाहे जैसे हों, सब एक प्रकार के हों, क्या कहलाएगा? होमोडोंट। अगला है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट इसको कहते हैं विषमदंती। तो जिसमें विभिन्न प्रकार के दांत पाते हैं, कई प्रकार के दांत पाते हैं। एक तो बड़ा सा हाथी की तरह आगे, एक तो छोटा छोटा शेर की तरह, एक तो बड़ा वाला, फिर और छोटा छोटा वाला, नुकीला, एक तो चौड़ा चौड़ा, तो उसको कहेंगे हेट्रोडोंट, यानी कई प्रकार के दांत पाए गए। अब एक तो रहता है थीकोडोंट। थीकोडोंट इसको कहते हैं गर्ददंती। गर्ददंती। तो देखिए ऐसे दांत जो जबड़े में धंसे रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? गर्ददंती। ये तो दांत का प्रकार था। अब इसी को देखिए, तो ये तो था दांत का प्रकार किस पे? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। अगर हम देखें उत्पत्ति के आधार पर, या फिर उत्पत्ति के आधार पर, या तो जीवन काल के आधार पर, तो देखिए 2 दांत होते हैं। एक होता है मोनोफियोडोंट, मोनोफियोडोंट यानी कि एक बार दंती। ऐसे दांत जीवन काल में एक ही बार होते हैं। और एक होता है डाईफियोडोंट। डाईफियोडोंट यानी कि द्विबार दंती। नाम से ही स्पष्ट है कि 2 बार उत्पन्न होगा। तो ये तो दांत के प्रकार थे। अब देखते हैं दांत की संरचना। तो देखिए दांत ऐसे ही होता है। ये है दांत। तो मान लीजिए यहाँ से ऐसे है मजबूत, ये दांत में उनका हुआ है, जबड़े हैं। तो देखिए दांत में मुख्य 3 भाग होते हैं। ऊपर का जो इसका भाग रहता है वो कहलाता है क्राउन। ऐसे खिकी जब हंसते ही, तो ये जो दिखाई दे रहा है सफेद सा, वो क्या है? क्राउन। तो एक तो मसगूरों से ढका रहता है, उसको कहते हैं नेक। ये वाला भाग कहलाता है नेक, यानी कि ग्रीवा। और एक तो जबड़ों में धंसा रहे तो उसको कहते हैं रूट, यानी ये वाला भाग क्या कहलाता है? रूट। तो दांत के यही 3 भाग होते हैं। अब इसकी परतों को देखें तो एक तो ऊपर से ऐसे एक ऊपर एक तो परत होती है, और ये परत बहुत कठोर परत होती है, इसको कहते हैं इनेमल। इनेमल ये है इनेमल। अब अंदर ये जो परत है इसको कहते हैं डेंटाइन, और ये जो अंदर है इसको कहते हैं पल्प कैविटी। ये जो बचा हुआ है इसी को कहते हैं, ये है पल्प कैविटी। तो देखिए यही 3 भाग हैं। ऊपरी परत जो ये सफ़ेद सफ़ेद वाला है वही है इनेमल। ये पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगर पूछा जाए शरीर का सबसे कठोर अंग तो वो है जबड़ा, और पूछा जाए शरीर का सबसे कठोर भाग तो वो है इनेमल। अब उसी के अंदर एक तो परत पाई जा रही है, उसको कहते हैं डेंटाइन। अंदर एक तो कैविटी पाई जा रही है, उसको कहते हैं पल्प कैविटी। इसी में रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी और नर्व, ये सभी इसी में आकर जुड़ी रहती है। ऑक्सीजन यहीं से वो ग्रहण कर लेता है। ये तो था दांत का संरचना। अब जो मानव में है, तो
मानव में देखिए, मानव में जो दांत है वो होता है हेट्रोडोंट। एक मिनट, हेलो, ठीक बात, अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, मानव में जो दांत होता है वो हेट्रोडोंट होता है, यानी कई प्रकार का दांत पाया जाएगा, और थीकोडोंट यानी जबड़े में धंसा रहता है, और इस मानव में मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट दोनों दांत पाए जाते हैं। तो हेट्रोडोंट में अगर देखें तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक, पहले का नाम है इंसीजर, हिंदी में कहते हैं कृंतक। अगले का नाम है कैनाइन, हिंदी में कहते हैं रदनक। और अगला प्रीमोलर यानी कि अग्र चर्वणक, चर्वणक। और है मोलर यानी कि चर्वणक। तो देखिए ये आगे वाला जो दांत है ये इसको मिटा दे रहे हैं और इधर ये बता रहे हैं। देखिए जैसा नीचे वाला जबड़ा होता है ठीक वैसा ऊपर वाला, अगर नीचे वाले का या ऊपर वाले का आधा पढ़ लें तो उसका आधा वो होगा, यानी कि इस तरह पूरा पढ़ लेंगे। तो देखिए एक तो पढ़ ले रहे हैं, आगे का जो है ये ऐसे 4 तो रहता है चपहवादार, यही जो है यही क्या है इंसीजर। इसका क्या काम होता है? काटना। किसी भी मान लीजिए सेब ले लिए आउ, अमरूद ले लिए आउ, जो भी काटने का काम होता है वो किसका है? इसका क्या काम है? काटना। ठीक, कुतरना, काटना, कुतरना, चूहे इसी से कुतरते हैं ना, वो इसी का काम है। अब इसी के बगल में एक चुड़ैल दांत होता है इधर, ठीक, देखेंगे चुड़ैलो, डाइनो, भूत, प्रेतों का ये बड़ा बड़ा होता है, इसको कहते हैं रत्नक। क्या कहते हैं? रत्नक, कैनाइन। तो अगर हम तो ये है कैनाइन, इसका काम होता है चीरना, फाड़ना। मांसाहारी जीवों में जो जितना ज़्यादा मांस खाता है जीव, उसका ये कैनाइन एकदम जहाँ बड़ा रहता है। ये देखिए कुत्ते का देखेंगे हाँफता है तो आगे निकला रहता है, शेर का देखेंगे आओ करेगा तो आगे निकला रहता है, तो वही क्या है? रत्नक। इसका काम क्या है? चीरना, फाड़ना, ये है इसका काम। अब इसी के बगल में रहता है 2 ठो, और यही है, यही दोनों, ये है प्रीमोलर। ठीक, और इन प्रीमोलर और मोलर इन दोनों का काम है पीसना। भोजन कुछ ले लीजिए इधर से ऐसे पहले आगे काट के कुतर कुतर ले लीजिए, फिर पीछे ले जाते हैं करते हैं, इधर थक जाते हैं इधर ले जाते हैं ऐसे करते हैं। तो इसी के पीछे ठीक 3 ठो पाया जाता है, इसको कहते हैं मोलर। तो देखिए ये तीनों क्या हैं? मोलर। ये क्या है? प्रीमोलर। मोलर को एम से प्रदर्शित करते हैं और प्रीमोलर को पीएम से। ये है कैनाइन सी से और ये है इंसीजर। अगर हम इसका आधा देखें तो अगर आधा देख रहे हैं तो इसी यही हम लोग दंत सूत्र भी देख लेते हैं। दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला। अगर हम शिशु में देखें, अरे शिशु वही तो बच्चे होते हैं, तो पहले उनके आगे वाला 2 ठो आता है, ये 4 ठो ऐसे आ जाएगा। तो हम केवल अभी एक जबड़े का देख रहे हैं। तो इंसीजर की संख्या आई, इंसीजर की संख्या रहती है 2, कैनाइन की संख्या 1, प्रीमोलर बच्चों में आया ही नहीं रहता, यानी उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक, तो कुछ समय बाद जैसे जैसे बच्चे थोड़ा बड़े होंगे तो उनमें मोलर आता है, और वो भी कितना? 2 ठो। तो जो बच्चों में सूत्र हो जाएगा 2102, ये है बच्चों में सूत्र। अगर हम 16 वर्ष में देखें, इसमें 16 वर्ष के बालक या बालिका में देखेंगे तो इनमें भी इंसीजर की संख्या 2 रहती है, कैनाइन की संख्या 1 रहती है। अब इनमें प्रीमोलर दोनों आ जाते हैं। अभी 16 साल या 18 साल तक भी किसी किसी में होता है, तो इनमें जो मोलर की संख्या है वो भी 2 ही रहती है, यानी कि 21, 22, ये है 16 साल के बच्चों में। अगर वयस्क में देखें तो इसमें सभी दांत आ जाते हैं, यानी कि 2 ठो रहेगा इंसीजर, 1 ठो रहेगा कैनाइन, फिर 2 ठो रहेगा प्रीमोलर, 3 ठो रहेगा मोलर, 21, 23।
तो ये है बच्चों में, 16 साल वाले में, और ये है वयस्क में। ये दांत का फार्मूला है। ठीक, दांत का काम क्या होता है? भोजन को काटना, कुतरना, चीरना, फाड़ना, पीसना, ये सब दांत का काम होता है। ठीक, तो ये था दांत के बारे में। अगला, अभी 20 मिनट हुआ है तो अगला क्या है? जीभ। चलिए जीभ को भी देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, अगला है जीभ, यानी कि टंग अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, अगर जीभ देखें तो यही है लपलपा हुआ जीभ। अगर ये तो सामने से ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, अगर इसको निकालें और बगल से देखें तो ये लगभग ऐसे दिखाई देगी। ऐसे छोटे छोटे दाने उठे रहते हैं। अगर बहुत जूम किया जाए तो ऐसे छोटे छोटे दाने दिखाई देंगे। ये जो दाने हैं इनको कहते हैं पैपिली। बहुत से, मतलब बहुत से रहेंगे पैपिली, एक रहेगा पैपिला। तो ये क्या है? पैपिली। पैपिली। ठीक, तो पैपिली ही स्वाद बताने का कार्य करते हैं। तो जीभ का जो ये आगे वाला भाग है ये मीठा स्वाद बताता है, पीछे वाला भाग ये कड़वा स्वाद बताएगा, और इसका ये बगल वाला भाग यानी ये दोनों ये नमकीन स्वाद बताएंगे, और ये बताएगा खट्टा स्वाद। दोनों तरफ के ये खट्टा स्वाद। तो ये जो पैपिली है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फंजीफॉर्म और एक होता है फ्यूजीफॉर्म। तो ये जो पैपिली है फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। तो जो फंजीफॉर्म है यही किनारे किनारे पर पाए जाते हैं और ये स्वाद बताते हैं, और ये फिलीफॉर्म बीच में पाया जाता है, ये स्वाद नहीं बताता। रिसर्चों द्वारा पता चला है कि बीच में मांसल स्वाद बताता है, बीच में मांसल स्वाद पता चलता है। यानी ये भी नमकीन, ये खट्टा, ये मीठा। ये आप चीनी लीजिए, जीभ को ऐसे बाहर निकालिए और 2 मिनट तक रहने दीजिए। चीनी को ऐसे पीछे ले जाइए, आपको नहीं पता चलेगा मीठा स्वाद। जब तक चीनी में लार नहीं मिलेगी, लार मिलने के बाद चीनी गलकर आगे नहीं आएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप मीठा खाए हैं। कड़वा यानी जो जहाँ पर है उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। लार मिल जाता है, जो चीज़ खाए रहते हैं वो पूरे जीभ में फैल जाता है, तब जाके हमको तुरंत पता चलता है। आज आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर जीभ का कार्य देखें तो इसका तो पहला कार्य है भोजन को, भोजन में लार मिलाना पहला कार्य है, भोजन में लार मिलाना। दूसरा कार्य देखें तो भोजन को उलटना पलटना, उलटना पलटना। तीसरा कार्य देखें तो भोजन को जब चबाते हैं तो चबाने में जीभ ही सहायता करता है, यानी कि भोजन को चबाने में सहायक, चबाने में सहायक। अगला, भोजन को निगलने में सहायक, निगलने में सहायक। ठीक, ये किसका काम है? जीभ का। जीभ का मेन काम जो होता है वो है स्वाद बताना। क्या है? स्वाद बताना। ये जीभ का मेन काम है। दूसरा काम है ये बोलने में सहायक होता है, बोलने में सहायक। यही दोनों काम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। अब और भी काम है। देखिए, लार में पाया जाता है लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम है कीटाणु बुताणु कीटाणु इन सबको मारने का काम करता है। तो जब बच्ची नहीं, बछवा, गाय बछवा, तो गाय भैंसों के बच्चे होते हैं तो गाय देखते हैं एकदम चाट चाट के तो इतना चिकन करती थी जैसे फिर लबली लगाए हैं। ठीक, तो और कुत्तों में देखें जैसे गर्मी पड़ेगी जीभ बाहर निकाल के हा हाँपते हैं कुत्ते। तो होता क्या है? देखिए, जीभ में बहुत से लार रहते हैं, उसमें रुधिर वाहिनी आई रहती है। अब जैसे ही कुत्ते हाँफते हैं तो वहाँ होता है वाष्पीकरण। जीभ का जो जीभ पर लार रहते हैं वो वाष्प बन जाते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो ब्लड रहेगा उसका ताप हो जाता है कम, क्योंकि जहाँ भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है वहाँ ठंडा लगता है। तो जैसे ही उसका ताप हो जाएगा कम तो उनके शरीर का ताप बना रहता है। तो जितना ज़्यादा हाँफेंगे उतना कम उनको गर्मी लगेगा। ये कुत्तों में होता है। और काम देखिए, जीभ का काम है बिराना। किसी को बिराना रहता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। आठवां इसका
काम है सेल्फी लेना, सेल्फी लेने में सहायक। देखिए मोबाइल जब लेके ऐसे करके सेल्फी लेते हैं तो जीभ सेल्फी लेने में भी सहायक है, बिलाने में भी सहायक है। 9 ये सीटी बजाने में सहायक, सीटी बजाना, सीटी किससे बजाते हैं, सीटी बजाना। ऐसे जीभ देखिए ऐसे उंगली करके ऐसे सीटी बजाते हैं, वो किसका काम है, जीभ का। और 10वां इसका काम है कुत्तों में वाष्पीकरण, कुत्तों में ताप नियंत्रण। हाँ, कुत्तों में ताप नियंत्रण कैसे होता है, वही वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा। ये तो था जीभ का कार्य, ठीक। तो इतना छाप छूप लीजिए। अब एक तो बचा हुआ है लार ग्रंथि, वो भी इसी में खत्म कर दें। चलिए अगला है लार ग्रंथि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सलीवरी ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड। तो देखिए ये पाया जाता है मुखगुहा में, इसकी संख्या होती है 3 जोड़ी। मान लीजिए ये है मुखगुहा, ऐसे मान लीजिए ये गया, ये ऐसे नाक, ये है मुख, ये मान लीजिए है मुख, ठीक। ये है कान। तो एक तो कान के पहले रहती है, इसको कहते हैं कर्णपूर्व। क्या कहते हैं, कर्णपूर्व, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। और एक तो जीभ के नीचे रहती है, ठीक। और एक तो जीभ के एकदम जस्ट नीचे रहती है, एक तो थोड़ा सा ऐसे पीछे, ठीक है। यही 3 तो ग्रंथियां हैं। तो जो जीभ के नीचे है इसको कहते हैं अधोजिह्वा, अंग्रेजी में सबलिंगुअल। और ये है अधोहनु, अधोहनु यानी कि सब मैक्सिलरी, मैक्सिला हड्डी होती है उसके पास हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं सब मैक्सिलरी। तो ये है तीनों लार ग्रंथि, तीनों 2-2 के जोड़े में रहते हैं, इसलिए लार ग्रंथि की संख्या है 6, यानी कि 3 जोड़ा। सबसे बड़ा होता है ये है सबसे बड़ा 1 नंबर, फिर दूसरे पर ये है 2 और फिर तीसरा ये है, यानी सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर ये मिडिल वाला। ये जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि का कार्य है लार का निर्माण, बस और कुछ नहीं, लार का निर्माण करेगी। देखिए यहाँ से एक तो नलिका जाएगी मुखगुहा में, इस नलिका को कहते हैं स्टेंसन की नलिका, स्टेंसन्स डक्ट, ठीक है। अब देखिए इससे एक तो यहाँ से एक तो नलिका जाएगी, इस नलिका को कहते हैं रिबिनस, यानी डक्ट ऑफ रिबिनस। अब यहाँ से एक तो नलिका जाएगी और इस नलिका को कहते हैं वार्टन की नलिका, वार्टन्स डक्ट। तो इन्हीं डक्टों द्वारा लार ये लोग अपना बनाएंगे और छोड़ देंगे, जाओ मिल जाओ मुखगुहा में। तो देखिए जो बच्चे हैं, बच्चों में पाया जाता है 1 से 1.5 लीटर लार। हम लोगों की तुलना में बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए बच्चे जहाँ ऐसे लेके चलते हैं तो लार चूता रहता है ऐसे, ठीक। तो अब देखिए भोजन में लार का कार्य क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले देखिए लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इसका काम है, लार ग्रंथि का काम है लार का निर्माण करना, बस लार ग्रंथि और कुछ नहीं करेगी, बस वो लार का निर्माण करेगी। तो लार का निर्माण, अब इसमें कितने एंजाइम हैं, 4-5 तो। पहला है टायलिन, दूसरा है लाइसोजाइम, और अगला है म्यूलिन, और अगला है डायस्टेज, और इसी में लार में पाया जाता है तो थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट आयन। ये चारों तो एंजाइम है, ये क्या है एंजाइम, और ये आयन है। तो अब लार का क्या क्या कार्य होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो
चलिए देखिए, लार का पहला कार्य है भोजन को मीठा बनाना। तो इसका क्या काम है? पहला काम भोजन को मीठा बनाना। कभी सूखी रोटी ले लीजिए, कचकचा के भूख लगी रहे और रोटी बस खाइए, तो ऐसे एक बार खाएंगे करिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, लार भोजन को मीठा बना देता है। दूसरा, ये भोजन को गीला बनाता है। भोजन को गीला बनाना, रोटी सूखी हुई है जैसे मुंह में लिए और फिर बाहर निकालें तो भोजन गीलापन हो जाता है कि नहीं। अगला, ये जीभ को नम बनाता है। जीभ को नम बनाना या नमी प्रदान करना। जैसे ही ये जीभ को नमी प्रदान करेगा तो आवाज़ एकदम मस्त लता मंगेशकर की तरह निकलेगी। अब कभी जब जीभ सूख जाती है तो ऐसा करके आवाज़ निकालते हैं कि नहीं। अब उसी में जब लार बढ़िया से एकदम चौचक मिला रहता है तो ये कुमार सानू की तरह आवाज़ निकलती है। तो इससे से आवाज़ यानी कि ध्वनि में सहायक भी होता है, ध्वनि उत्पादन में सहायक। ठीक, अब देखिए, लार तो मिल गया, भोजन मीठा भी हो गया। अब भोजन में बहुत सारे कीड़े, मान लीजिए छोटा बच्चा है, टहलते टहलते गया मिट्टी खा लिया, और वो बीमार नहीं होता है। और अगर आप लोग जाए मिट्टी खा ले तो बीमार हो जाएंगे। कारण क्या है? उसमें लार बहुत अधिक मात्रा में है। हम लोगों में 800 से 1 लीटर बनता है, 800 ml से 100 लीटर, बच्चों में 1 लीटर से 1.5 लीटर। तो अब देखिए होगा क्या, तो जो जीभ है ये लार भोजन के कीटाणुओं को मारता है। भोजन के कीटाणु, जीवाणु आदि को मारना। और ये मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। ठीक, ये भोजन को कीटाणु को मारेगा, ये कौन मारेगा? लाइसोजाइम। तो जिसमें जितना ज़्यादा लाइसोजाइम हो उतना ज़्यादा मारेगा। ठीक, अगला देखिए, भोजन को गीला जो बनाया है, यानी कि भोजन को चिपचिपा बनाना। भोजन को चिपचिपा बनाना, गीला बनाना, चिपचिपा बनाना एक ही बात है। तो ये करता है म्यूलिन। जो म्यूलिन एंजाइम है यही भोजन को चिपचिपा बना देता है। अब भोजन में कुछ पाचन भी होता है। तो देखिए, अगला कार्य है इसका मंड का पाचन करना। मंड यानी स्टार्च, स्टार्च का पाचन करना। मुख गुहा से ही पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्च देखिए, आलू को छीलिए तो जो चिपचिपापन निकलता है वही क्या रहता है? स्टार्च। मंड, भात चावल बनाइए तो जो ऊपर मार एकत्रित होता है वो क्या रहता है? स्टार्च। ठीक, या फिर चूनी चोकर का वो दाल का जो फोकला है वही क्या है? मंड। ठीक, जो चूनी चोकर रहता है वही क्या है? स्टार्च। तो जो स्टार्च है ये है पॉलीसेकेराइड, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड। तो ये टाइलिन की उपस्थिति में, टाइलिन और डायस्टेज, इसकी उपस्थिति में ये छूट जाता है माल्टोस में, और माल्टोस है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। ठीक, तो देखिए, ये तो था लार का कार्य। लार बोलने में सहायक होता है, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया। तो अब देखिए, भोजन में लार जितना ज़्यादा मात्रा में मिलेगा भोजन का पाचन उतने अच्छे से होगा। ये जो टाइलिन है इसको लारीय एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो था लार का कार्य, यानी कि जो मुख गुहा था वो पूरी तरह से डिस्कस हो गया है। इसके आगे वाले वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।